Hello dear students, welcome to AEC Plus, a digital platform of advanced engineering classes। और हम पढ़ रहे हैं रेलवे इंजीनियरिंग, जहां पर हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। तो क्या होता है ये, डायरेक्टली टॉपिक पर चलते हैं और वहीं पर बात करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, आई हैव टेकन द इमेजेस ऑफ ट्रेन। और जब भी ये ट्रेन का मूवमेंट होता है तो ट्रेन पर कई तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं जो ट्रेन के मूवमेंट को बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं। तो ट्रेन के पास दो पर्पस हो जाते हैं। एक तो जो पर्पस है पैसेंजर और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, और उस ट्रांसफरेशन के दौरान, उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जितने भी अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस आएंगे उन सारे रेजिस्टेंस को ओवरकम करना। मतलब एक तो लोड पीछे जितने वैगन्स हैं, डिब्बे हैं, उनका लेके चलना है, खुद इंजन का लोड लेके चलना है, और कई तरह के जो डिफरेंट रेजिस्टेंस डेवलप होंगे उन सबको ओवरकम करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ना है। तो हमारे पास कितने अलग अलग तरह के रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं हमारे ट्रेन मूवमेंट में, जरा इमेजेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कोई ट्रेन मूव कर रही है, अब मूव करते हुए अगर उस पर विंड का इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो विंड का एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन मूव कर रही है तो जो ट्रैक है उस ट्रैक पे फ्रिक्शन, वो भी अपने आप में एक जो है वो हेल्प करता है, लेकिन ज्यादा फ्रिक्शन ट्रेन को बेसिकली जो है वो रोकने की कोशिश करेगा। अगर किसी स्लोप पे चल रही है तो स्लोप का ग्रेडियंट खुद ट्रेन को पीछे तरफ खींचने की कोशिश करेगा। हमारे पास अगर कोई ट्रेन कर्वेचर पे चल रही है, कोई कर्व है, तो कर्व पे जो कर्व रेजिस्टेंस बनता है वहां पे दिक्कत हो जाती है। ट्रेन जब रुकना चाहती है या एक्सेलरेट करना चाहती है, उस कंडीशन में हमारे पास ट्रेन के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं हमारे पास जिसकी वजह से ट्रेन के मूवमेंट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। सो इफ यू टॉक अबाउट दी, हमारे पास ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन फॉलोइंग फोर्सेस कम इनटू द एक्शन। एक है ट्रैक्टिव एफर्ट, एक है हॉलिंग कैपेसिटी। वो ट्रैक्टिव एफर्ट इज वो एफर्ट जो ट्रेन को लगाना पड़ेगा, वो एफर्ट जो ट्रेन को लगाना पड़ेगा। इट इज द पुल अप्लाइड बाय द इंजन ऑन द ड्राइविंग व्हील फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। तो ट्रैक्टिव एफर्ट को मैं यहां पर टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ये इंजन को लगाना पड़ेगा। व्हाट इज द हॉलिंग कैपेसिटी? It is the maximum value of friction force that can be obtained between rails and the driving wheels। हमारे पास रेल्स और ड्राइविंग व्हील्स के बीच में कितना मैक्सिमम हम फ्रिक्शन फोर्स डेवलप कर सकते हैं, उसी को बेसिकली हमारे ट्रेन की हाउलिंग कैपेसिटी कहा जाता है। फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन का हुआ ही नहीं, जीरो हुआ, तो जीरो हुआ तो उससे क्या होगा, पहिया वहीं का वहीं घूमता रह जाएगा। ज्यादा होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन बढ़ने से क्या होता है, हमारे पास हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो फिर पहिया घूमेगा, तो पहिया अगर वहीं का वहीं नहीं घूमा तो फिर पहिया आगे बढ़ना चालू कर देगा। तो हमें ऐसा कितना फोर्स चाहिए हमारे मूवमेंट के लिए, उसके लिए फ्रिक्शन डेवलप होना जरूरी है। So it is the maximum value of friction force that can be obtained between the rails and the driving wheels। उसी को बेसिकली हॉलिंग कैपेसिटी कहा जाता है। आई कॉल इट एज HC के बराबर। तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक आपके पास आपको व्हीकल दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस इज दी व्हीकल दैट यू कैन ऑब्जर्व। तो यहां पर हमारे पास व्हाट इज हैपनिंग इज, इस व्हीकल का मूवमेंट आगे तरफ है, इस व्हीकल का मूवमेंट आगे तरफ है, मतलब कि इसको आगे अगर मूव करना है
ठीक है, अगर इसको आगे मूव करना है तो इसको कुछ ना कुछ ट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करना ही पड़ेगा। अगर इसे आगे मूव करना है तो इसे कुछ ना कुछ ट्रैक्टिव फोर्स तो डेवलप करना ही पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास जब ये ट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा तो ट्रैक्टिव फोर्स किससे ज्यादा होना चाहिए? ये पूरी पटरी के टायरों पर, मतलब सॉरी, पटरी और टायर दोनों वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, इन व्हील्स, रेल्स और व्हील्स के बीच में जो हमारे पास अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये दिखाई नहीं देगा आपको, जो फ्रिक्शन लग रहा होगा हमें एक्चुअली उसी को क्या करना है, हमें उसी को बेसिकली ओवरकम करना है। तो ओवरकम करना है तो मैं इसे नोटेशन चेंज कर लेता हूं, आई विल यूज हियर कि हमें जो ट्रैक्टिव एफर्ट हमारी व्हीकल के पे होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू टी के बराबर। अगर मुझे मेरी ट्रेन का मूवमेंट कराना है, ठीक है, हमारे पास मुझे मेरी ट्रेन का मूवमेंट कराना है, फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन, जो गाड़ी के पास ताकत होनी चाहिए T should be greater than equal to the hauling capacity, should be greater than equal to the hauling capacity। hauling capacity का मतलब ये होता है कि हमारे पास कितना इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो सकता है उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। हमारे पास ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर हम इसी को हाउलिंग कैपेसिटी कहते हैं हमारे पास, तो हमारे ट्रेन के मूवमेंट के लिए हमारे ट्रेन द्वारा लगाए गए एफर्ट्स इससे ज्यादा होंगे तभी ट्रेन आगे बढ़ पाएगी, वरना ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये जो हमारे पास हाउलिंग कैपेसिटी जो फ्रिक्शन है, हम इसको बेसिकली HC कैन बी रेफर्ड एज F इक्वल टू म्यू इंटू एन के बराबर, वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है, विच इज बेसिकली इक्वल टू म्यू इंटू एन के बराबर। एन इज बेसिकली रेफर्ड एज दी हमारे पास हमारा नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर आई कैन से दिस कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज म्यू एन डब्ल्यू डी के बराबर। म्यू एन डब्ल्यू डी के बराबर क्या मतलब होता है यहां पर, इसको जरा समझते हैं। यहां पर हमारे पास म्यू इज बेसिकली रेफर्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम 0.1 से 0.3 के बीच में समझ सकते हैं, जिसको हम 0.1 से 0.3 के बीच में समझ सकते हैं। वहीं पर हमारे पास n इज बेसिकली रेफर्ड एज नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील। एक्चुअली में हमारे पास इस ट्रेन के इंजन और इंजन के चक्के, मतलब व्हील्स, यही व्हील्स है जो एक्चुअली ड्राइव करते हैं, बाकी सब तो सिर्फ रोल कर रहे हैं। तो बाकी के द्वारा कोई फ्रिक्शन ओवरकम नहीं किया जा रहा है, वो सिर्फ रोल कर रहे हैं, सारा काम इसके ऊपर आ रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली इसके कितने व्हील्स में से कितने नंबर ऑफ पेयर्स ड्राइविंग व्हील की तरह काम करते हैं और कुछ सिर्फ सपोर्ट की तरह काम करते हैं जो सिर्फ रोल कर सकते हैं, तो उनको बेसिकली यहां पर काउंट नहीं किया जाता। सो म्यू एन इक्वल टू WD इज रेफर्ड एज द एक्सल लोड। तो एक्सल लोड बेसिकली हमारे पास इज यूजुअली टेकन टू बी, हमारे पास इसके लिए निकल कर आती है 26.58 टन्स फॉर BG, और वहीं पर हमारे पास रेफर्ड एज 17.34 टन फॉर MG। MG रेफर्स टू दी मीटर गेज। तो ब्रॉड गेज के लिए हमारे पास जो एक्सल लोड है, पर एक्सल लोड हमारे पास जो है वो 26.58 टन के बराबर है, और MG के लिए इट इज 17.34 टन के बराबर। तो हमारे पास हमारे ट्रेन के मूवमेंट के लिए हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट हमारे हाउलिंग कैपेसिटी से ज्यादा होना चाहिए, और हाउलिंग कैपेसिटी हमारे पास वो फ्रिक्शन फोर्स है जो मैक्सिमम डेवलप हो सकता है, विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन इज बेसिकली रेफर्ड एज दी हमारे पास हमारा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगा,
कितना व्हील लोड आ रहा है, नंबर ऑफ पेयर्स। अगर मान लो 3 पेयर है, एक पेयर पे इतना आ रहा है, मतलब एक एक्सल पे इतना आ रहा है, तो 3 पे टोटल कितना आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा WD एंड WD के बराबर इनटू म्यू। हमारे पास निकल कर आ जाएगा हमारा टोटल फ्रिक्शन फोर्स, जो बेसिकली हमें ओवरकम करके चलना है। ठीक है, तो इनका कोई रोल होता नहीं है ज्यादा इसके अंदर, रोल सारा हमारे पास हमारे इंजन का है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। अब हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट किससे ज्यादा होना चाहिए, हॉलिंग कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए। दीज आर दी फोर्सेस विच रेजिस्ट द मूवमेंट एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये वो फोर्सेस हैं जो हमारे ट्रेन के स्पीड और मूवमेंट दोनों को अफेक्ट करते हैं। इन्हें हम या तो कह सकते हैं ट्रेन रेजिस्टेंस, कि ट्रेन खुद चलते हुए रेजिस्टेंस फील कर रही है। एक कहला जाएगा रेजिस्टेंस ड्यू टू द ट्रैक प्रोफाइल, कि ट्रैक ही ऐसा बना हुआ है कि हमारे पास वहां पे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। जब गाड़ी स्टार्ट करती है, एक्सेलरेट करती है, तब भी कुछ रेजिस्टेंस फील हो जाता है, या विंड रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जो हमारे पास ट्रेन रेजिस्टेंस होता है, दिस ट्रेन रेजिस्टेंस इज फर्दर कैटेगराइज्ड एज, हमारे पास इसका भी फर्दर कैटेगराइजेशन है हमारे पास। यहां पर हम बात कर सकते हैं ट्रेन रेजिस्टेंस विच इज बेसिकली ड्यू टू दी, मतलब बिना स्पीड के, अगर सिर्फ हमारे पास जो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, तो हमारे पास हम कह सकते हैं ट्रेन रेजिस्टेंस जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, या फिर हमारे पास ट्रेन रेजिस्टेंस दैट इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड, या फिर हमारे पास एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस जो ट्रेन के स्टार्टिंग और एंड पर लगता है। ठीक है, तो ये सब ट्रेन के रेजिस्टेंस है। ट्रैक प्रोफाइल के अंदर या तो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा ड्यू टू दी ग्रेडियंट, या फिर हमारे पास ड्यू टू कर्वेचर। तो इन दोनों की वजह से हमारे पास फिर एक नए तरह का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेशन में हमारे पास ड्यू टू स्टार्टिंग, या फिर हमारे पास ड्यू टू एक्सेलरेशन, और हमारे पास विंड इफेक्ट ड्यू टू विंड इफेक्ट। तो ये चार अलग अलग तरह के हमारे पास रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं। एक एक करके सभी को समझते चले जाते हैं व्हाट बेसिकली दे आर। तो पहला है हमारे पास रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। रेजिस्टेंस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड इज बेसिकली रेफर्ड एज RT1 के बराबर। इसे मैं कहता हूं RT1 के बराबर, जहां पर मेरे पास ये RT1 इज बेसिकली रेफर्ड एज 16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू W के बराबर। RT1 इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू W के बराबर, जहां पर मेरे पास W इज बेसिकली रेफर्ड एज, हमारे पास हम कह सकते हैं इसे वेट इन टन्स। जो हमारे पास टन्स में हमारा वेट निकल कर आ रहा है, उसी के बेसिस पे हमारा RT1 भी जो है वो कितना आ जाएगा, टन्स में निकल कर आ जाएगा। हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, ये किस पर डिपेंड करता है और किसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स हमारे पास रेजिस्टेंस बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ लोकोमोटिव एंड वैगन्स। मतलब ये गाड़ी की खुद अपनी कंडीशन की वजह से ही हमारे पास इस तरह का फोर्स देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास यहां पर हमारे पूरे के पूरे जो ट्रेन है, उस पूरे ट्रेन का, मतलब ट्रेन के अंदर तो फिर पूरा लोकोमोटिव उसका वेट आ जाएगा, उसी की वजह से तो पूरा का पूरा हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तो हमारे पास हम ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर सकते हैं हमारे इंजन की वजह से, रेजिस्टेंस हमारे पूरे गाड़ी की वजह से मिलेगा।
तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें कि हमारे पास रेजिस्टेंस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द लोकोमोटिव और वैगन दोनों को साथ हमें जो है वो लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें इसके अलावा रेजिस्टेंस बिटवीन रेल्स एंड व्हील्स, ठीक है, हमारे पास यहां पर अभी ध्यान रखिएगा जो वेट इन टन्स आपको लेके चलना है ये हमारे पास लोकोमोटिव प्लस वैगन्स दोनों का मिलाकर है, ठीक है, टोटल वेट आएगा यहां पर। अच्छा, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहां पर ध्यान रखने वाली, एक हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाता है बेसिकली दी जर्नल रेजिस्टेंस। जर्नल रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस इन बियरिंग्स, उसी को बेसिकली जर्नल बियरिंग के जर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। जो बियरिंग्स होती है हमारे पास, वैसे अलग अलग तरह की बियरिंग्स होती हैं, तो अगर जैसे रोलिंग बियरिंग की बात करूं मैं, फॉर रोलिंग बियरिंग्स हमारे पास दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.5 1.0 kg पर टन के बराबर होता है। तो पर टन जो हमारे पास वेट कितना है उसी के बेसिस पे उतने केजी के बराबर का हमारे पास रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तो ये समझ में आना चाहिए हमें, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, कि हमारे पास हमारा जो रेजिस्टेंस है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ लोकोमोटिव और वैगन्स के वेट पर डिपेंड करेगा। अच्छा, हमारे पास अनदर वन दैट वी हैव इज दी रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन द स्पीड। तो रेजिस्टेंस दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड इज रेफर्ड एज RT2 के बराबर। और ये हमारे पास क्यों होगा, इट विल बी ड्यू टू दी वेव एक्शन। जब व्हीकल मूव करती है तो व्हीकल मूव करने पर हमारे पास एक वेव एक्शन डेवलप होता है। तो उस वेव एक्शन की वजह से हमारे पास ये हमारा रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास ये रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होगा। तो हमारे पास यहां पर जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। तो हमारे पास जब ट्रेन का मूवमेंट होगा तो ट्रेन के मूवमेंट में जो वेव एक्शन डेवलप होता है उसकी वजह से हमारे पास जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसी को बेसिक रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन दी स्पीड कहा जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे पास RT2 इज बेसिकली गिवन एज 8 इंटू 10⁻⁻5 VW के बराबर, जहां पर हमारे पास V इज रेफर्ड एज स्पीड ऑफ ट्रेन इन kmph और वहीं पर W इज बेसिकली रेफर्ड एज वेट ऑफ ट्रेन इन टन्स। तो हमारे पास ये बेसिकली कहलाता है रेजिस्टेंस विच इज डिपेंडेंट ऑन दी स्पीड ऑफ दी ट्रेन। एक हमारे पास कहलाता है एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास ये हमारे ट्रेन के साइड्स पे लग रहा होगा, ठीक है, विच इज बेसिकली दी एंड्स एंड दी साइड्स। टोटल हमारे पास
दोनों एंड से और दोनों साइड से जो हमारा रेजिस्टेंस लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कारण, वो बेसिकली कहलाता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। नाम देते हैं इसको RT3 के बराबर। तो हमारे पास अगर विंड स्पीड 0 है तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, और जब लगेगा तो उस केस में हमारे पास हमारा एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस क्या निकल कर आता है, तो दिस RT3 इज बेसिकली रेफर्ड एज, हमारे पास 6 × 10⁻⁻7 VW के बराबर। हमारे पास यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर हमारे पास कोई भी हमारा जो विंड है, विंड की स्पीड को हम यहां पर इंक्लूड करके नहीं चलते, ठीक है। हमारे पास इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द स्पीड, सॉरी ये स्पीड में मेरे पास v का स्क्वायर है, ठीक है। इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द स्पीड। हमारा जो यहां पर v है, v इज रेफर्ड एज स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इन kmph, और वहीं पर w बेसिकली द वेट ऑफ ट्रेन इन टन्स। डायरेक्टली सारी वैल्यूज हैं, बहुत सिंपल से फंडे हैं, डायरेक्टली याद रखेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहां पर इसे थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं, WV², ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये विंड रेजिस्टेंस नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। विंड रेजिस्टेंस के लिए विंड की स्पीड की जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। अनदर केस दैट वी हैव इज रेजिस्टेंस ड्यू टू द ट्रैक प्रोफाइल। ट्रैक प्रोफाइल में क्या हो सकता है, एक हमारे पास हमारा जो है रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट को मैं RG कहता हूं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, हमारे पास कोई एक स्लोप है, दिस इज द थीटा दैट आई हैव। तो मेरे पास अगर ये मेरी ट्रेन चल रही है, तो इस ट्रेन का वेट डाउनवर्ड तो एक कर ही रहा है W, लेकिन इस ट्रेन का एक वेट का कंपोनेंट W sin थीटा जो इसको पीछे तरफ खींच रहा है, वही इसके लिए क्या बन जाता है, इसका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो हमारे पास यहां पर हियर रेजिस्टेंस टू ग्रेडियंट इज इक्वल टू हमारे पास W sin थीटा, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है इस बात का कि जो कि हमारे पास अगर थीटा छोटा होता है, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, तो उस केस में मेरे पास मेरा चाहे साइन थीटा हो, चाहे मेरे पास मेरा टेन थीटा हो, सबकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमारे पास हमारा रेजिस्टेंस टू ग्रेडियंट वुड कम आउट टू बी एज W tan थीटा के बराबर, जहां पर हमारे पास W इज बेसिकली अगेन दी वेट ऑफ ट्रेन इन टर्न्स, ठीक है। थीटा हम कैसे भी लेके चले, हमारे पास हमें बस ध्यान रखना होता है कि हमारे पास ये अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये 1 है और अगर ये मेरे पास x के बराबर है, तो मेरे पास यहाँ पर अब tan थीटा वुड कम आउट टू बी एज व्हाट, यहाँ पर मेरे पास tan थीटा बन जाएगा, कितना आ जाएगा 1/x के बराबर। तो ये जो है यहां से ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या बनेगा, RG इक्वल टू W tan थीटा के बराबर, ठीक है। अनदर वन दैट वी हैव इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू द कर्वेचर, तो इसे लिखते हैं RC के बराबर, रेजिस्टेंस ड्यू टू द कर्वेचर। तो हमारे पास क्या होता है कि जब कोई व्हीकल किसी एक कर्वेचर पर चलती है और व्हील बेस अगर इसका बिल्कुल रिजिड होता है, तो उस कारण से उस कर्वेचर पर मूव करने के दौरान एक कर्व रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जिसे हम रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्वेचर कह रहे हैं। Since the wheelbase is rigid, it does not allow the train to take curved path, results in developing of skid और traverse resistance, जिसको हम resistance due to curvature कहते हैं। तो हमारे पास ये resistance due to curvature की जो वैल्यू आती है,
ये आती है हमारे पास 0.0004 इंटू WD डिग्री के बराबर हमारे पास फॉर द केस ऑफ फॉर बीजी ट्रैक। वहीं पर मेरे पास की वैल्यू होती है 0.0003 WD डिग्री फॉर दी MG ट्रैक, और वहीं पर मेरे पास ये वैल्यू 0.0002 WD डिग्री फॉर दी नैरो गेज ट्रैक। तीनों के लिए वैल्यूज हमारे पास डिफाइंड है, जहां पर हमें पता होना चाहिए कि W जो होता है इज बेसिकली दी वेट ऑफ ट्रेन इन टन्स और वहीं पर D डिग्री जो है हमारे पास इज इक्वल टू बेसिकली दी डिग्री ऑफ कर्व। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ कर्व होगा हमारे पास रेजिस्टेंस उतना बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, हमारे पास हमें ये बात ध्यान रखना है यहां पर कि हमारे पास ये जो RC की वैल्यू है, हमारे पास जो कर्व रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज करता है हमारे पास विथ स्पीड। अगर स्पीड ज्यादा होती है तो हमारे पास कर्व रेजिस्टेंस ज्यादा निकल कर आएगा। ये बात हमें ध्यान रखकर चलना है। अच्छा, हमारे पास ये जो कर्व रेजिस्टेंस है, हमारे पास ये कर्व रेजिस्टेंस है विल बी मोर फॉर ओल्ड व्हील्स। अगर व्हील्स हमारे पास पुराने हैं तो उनके लिए ज्यादा कर्व रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। हमारे पास इसमें लेंथ ऑफ द कर्व के ऊपर या फिर लेंथ ऑफ द, अगर हम बात करें हमारे पास जो है जो ट्रेन है हमारे पास, सॉरी जो ट्रेन है हमारे पास, उस ट्रेन की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा लेकिन ट्रेन की वेट पर जरूर डिपेंड करेगा। ट्रेन की लेंथ कितनी भी लंबी हो, व्हील बेस एक बार काउंट हो गया तो हो गया। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं RC नो इफेक्ट ऑन लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। वहीं पर हमारे पास RC इंक्रीजेस विथ वेट ऑफ ट्रेन। तो RC की हमारे पास वैल्यू जो है वो ट्रेन के वेट के साथ बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रेजिस्टेंस ड्यू टू द कर्वेचर, ये तो हो गया। व्हाई डू आई हैव दिस सेकंड, चलिए ठीक है। रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेशन, तो जब गाड़ी स्टार्ट कर रही है मतलब ट्रेन स्टार्ट कर रही है तब, और जब हमारे पास ट्रेन रुक रही है मतलब सॉरी एक्सेलरेट कर रही है तब। सो व्हेन द रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग इज टू बी कैलकुलेटेड, मैं इसे RS का नाम देता हूं और हमारे पास RS निकल कर आता है एज 0.15 W1 प्लस 0.005 W2। हमारे पास ये होता है ड्यू टू लोकोमोटिव और ये हमारे पास होता है ड्यू टू वैगन्स। यहां पर हमारे पास W1 बेसिकली हमारे पास वेट ऑफ लोकोमोटिव है, इन टर्न्स, और वहीं पर हमारे पास W2 इज बेसिकली दी वेट ऑफ वैगन्स है अगेन इन टर्न्स। तो हमारे पास ये स्टार्टिंग ट्रेन के स्टार्ट होने पर क्या रेजिस्टेंस लगता है, बेसिकली रेफर्ड एज 0.15 W1 इंटू प्लस 0.005 W2, दोनों हमारे पास बेसिकली हमारे ट्रेन के वेट है। अनदर वन इज दैट वी हैव इज रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन, नाम देते हैं इसको RA के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास ये लगेगा कि कितना RA इज बेसिकली रेफर्ड एज 0.28 W V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T के बराबर, 0.28 W V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T के बराबर, जहां पर हमारे पास T इज दी टाइम टू रीच
टाइम टू रीच वेलोसिटी v1 टू v2, हमारे पास v1 टू v2 वही हमारे पास kmph में, और v2 और v1 हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन है इन kmph. W is again basically the weight of train in tons. So this is where basically we calculate the resistance due to the acceleration. Fine. इसको बोल बॉक्स में डाल देते हैं. ठीक है. Coming on to the next one, that तो बात करते हैं अब विंड रेजिस्टेंस पर, रेफर्ड एज RW. तो जब हम बात कर रहे हैं विंड रेजिस्टेंस, मतलब विंड की वजह से जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो RW बनता है हमारे पास रेफर्ड एज 17 इंटू 10 टू द पावर -6 AVW के स्क्वायर में, जहां पर हमारे पास A इज रेफर्ड एज, A हमारे पास बनता है एक्सपोज्ड एरिया, एक्सपोज्ड एरिया ऑफ ट्रेन, एक्सपोज्ड एरिया ऑफ ट्रेन इन मीटर स्क्वायर, और VW बनता है हमारे पास स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड, ये हमारे पास आ जाएगी इन kmph. तो ये जो हमारा वेट, ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा इन टन्स. तो ये हमारे पास यहां तक कहानी फाइनल होती है. अब अगर हम देखें तो हमारे पास व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज, जो हमारा ट्रेन रेजिस्टेंस है, ट्रेन रेजिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू RT1 प्लस RT2 प्लस RT3 के बराबर. वहीं पर हमारे पास जो हमारा ट्रैक प्रोफाइल रेजिस्टेंस है, जो हमारा ट्रैक प्रोफाइल रेजिस्टेंस है, वो हमारे पास हमारे ग्रेडियंट, वो हमारे पास हमारे ग्रेडियंट और हमारे कर्वेचर की वजह से है. और वहीं पर अगर मैं बात करूं, हमारे पास स्टार्ट एंड एक्सीलरेशन रेजिस्टेंस है, तो वो हमारे पास RA प्लस RS के बराबर है. और वहीं पर हमारे पास एक बच रहा है आखिरी में, दैट इज दी विंड रेजिस्टेंस. तो ये जो मेरे पास विंड रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास RW के बराबर है. यही चारों बनते हैं हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस टू बी ओवरकम बाय ट्रेन. टोटल रेजिस्टेंस ये हमारे ट्रेन को ओवरकम करना है फॉर दी मूवमेंट. तो हमारे पास क्वेश्चन पर बात करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, अ लोकोमोटिव इज डेजिग्नेटेड बाय 4.6.2 is to haul train at a speed of 75 kmph. Load of each axle is 22 tons. म्यू दे रखा है. Calculate what is the maximum load that engine can pull on a straight and level track. ठीक है. तो जब ये ड्राइविंग व्हील्स के बारे में, सॉरी, जब लोकोमोटिव के डेजिग्नेशन के बारे में बात आती है, तो व्हील्स का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है.
4.6.2 मतलब 4 6 2, 4 व्हील्स का 2 पेयर बनेगा, 6 व्हील्स के 3 पेयर बनेंगे और 2 व्हील्स का 1 पेयर बनेगा। जो बीच के 3 पेयर हैं, बेसिकली जब भी ऐसा डेफिनेशन आएगा तो उसका मतलब होगा कि जो बीच के 3 पेयर हैं वही हमारे लिए क्या है, हमारे दैट इज आवर ड्राइविंग व्हील। ये हमारे लिए नॉन ड्राइविंग व्हील बनते हैं, नॉन ड्राइविंग व्हील बनते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास सेफ्टी के लिए होते हैं। ये बेसिकली हमारा तरीका होता है किसी भी लोकोमोटिव के व्हील्स को डेजिग्नेट करने का। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें सॉल्यूशन के तौर पे, तो हमारे पास हमारा जो ट्रैक्टिव एफर्ट है, जो कि हमारी हाउलिंग कैपेसिटी है, दैट कैन बी रेफर्ड बाय म्यू एन डब्ल्यू से, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 0.2 इंटू 3 पेयर इंटू 22। कितना होता है ये, कैलकुलेट कर लेते हैं। जीरो पॉइंट टू इंटू 3 इंटू 22 कम्स आउट टू बी 13.2 टन्स के बराबर। अब ये इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जो इस पर लग रहा होगा, मतलब जो ये बेसिकली अप्लाई करा सकता है। अब हमारे पास अगर इससे ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो हमारे पास दिस ट्रैक्टिव एफर्ट और दिस हाउलिंग कैपेसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रेजिस्टेंस बाय ट्रेन। और चूंकि हमारे पास ये लेवल या स्ट्रेट ट्रैक है, तो लेवल या स्ट्रेट ट्रैक पर हमारे पास यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस बाय ट्रेन जो यहां पर होगा हमारे पास, उसमें सिर्फ RT1 प्लस RT2 प्लस RT3 ही आ पाएंगे, बाकी सब नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? स्ट्रेट और लेवल ट्रैक है, आपको RG की वैल्यू दे नहीं रखी है, मतलब ग्रेडियंट दे नहीं रखा है, आपको कर्वेचर के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, हमारे पास ये तक नहीं बोला है कि गेज कौन सा है, ब्रॉड गेज है या कुछ भी नहीं बोला है। हमारे पास एक्सेलरेशन और स्टार्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, हमारे पास एक्सेलरेशन और स्टार्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, हमें विंड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो रेजिस्टेंस बाय ट्रेन में क्या क्या आ जाएगा, RT1 प्लस RT2 प्लस RT3 के बराबर। तो हमारे पास हमारा 13.2 टन्स का जो हमारी हाउलिंग कैपेसिटी या ट्रैक्टिव एफर्ट है, वो हमारे RT1 प्लस RT2 प्लस RT3 से बड़ा होना चाहिए। वॉट RT1 इज बेसिकली रेफर्ड एज, ये बनेगा हमारे पास 8 इंटू 10 टू दावर -4 W प्लस 16 इंटू 10 टू दावर -5 VW प्लस 6 इंटू 10 टू पावर -7 WV स्क्वायर। तो V तो हमें दे रखा है और ये सब टन्स में होते हैं, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमारे पास यहां से W सभी में कॉमन है, W बाहर ले लेते हैं, तो बनेगा ये 8 इंटू 10 टू पावर -4 प्लस 16 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 75 प्लस 6 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 75 का स्क्वायर इंटू W। कर लो इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू 75, बहुत ही लंबी कैलकुलेशन, 75 का स्क्वायर इंटू 6 तो इसमें से 3 जीरो गायब कर देते हैं, 10 टू -4 वाली कहानी आ जाएगी, डिवाइड बाय 1033.75, तो ये तो आएगा 33.75, ठीक है।
और ये बन जाएगा हमारे पास 16 इंटू 75 डिवाइड बाय 10 120। तो अब ये बनेगा प्लस 33.75 प्लस 8 161.75 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4, मतलब डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4। ठीक है, और जब ये इधर जाएगा डिवाइड में तो 13.2 डिवाइड बाय आंसर गिव्स यू 816। कोई गड़बड़ तो नहीं आ रहा है? 8 16 6 10 टू द -7 सही तो जा रहा है सब कुछ। हमारे पास VW स्क्वायर WV स्क्वायर सॉरी W आ गया हमारे पास 13.72 22 इंटू 3 0.2.75 सब कुछ सही है एज फार एज आई थिंक। एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो 75 इंटू 6 नहीं 75 इंटू 75 इंटू 6 33.750 1000 33.75 सही है। 16 इंटू 75 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो इनको 3 से किया, इनको 4 से किया, टाइम -3 सही है। तो सही आ रहा है 120 प्लस 33.75 प्लस 8 161.75 आ रहा है डिवाइड बाय 1 2 3 4। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास 13.2 डिवाइडेड बाय, डिवाइड नहीं होगा ये, हाँ डिवाइड ही होगा, डिवाइड बाय द आंसर गिव्स अस 816.074। तो हमारे पास दिस कम्स आउट टू बी W शुड बी लेस देन इक्वल टू, हमारे पास W शुड बी लेस देन इक्वल टू 816.074। तो ये हमारे पास निकल कर आ जाता है व्हाट इज मैक्सिमम लोड दैट इंजन कैन पुल ऑन स्ट्रेट और लेवल ट्रैक। तो वो निकल कर आ रहा 816.074 टन्स के बराबर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सो जस्ट ट्राई इट आउट बाय योरसेल्फ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्या शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से? तो वो है हमारे पास हमारा SSC JEE 2023 का सार्थक बैच जो कि ऑलरेडी रनिंग है हमारे एप्लीकेशन पर, AEC प्लस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास विजय बैच इज ऑलरेडी गोइंग लाइव स्टेट AE और JEE एग्जाम्स के लिए लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम। आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं ऑन दी एप्लीकेशन। इंडिया में होने वाली हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम में जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है उसे हमने कंप्लीटली एक नॉन टेक्निकल महापेक में जो है वो तब्दील कर दिया, जिसमें सारे नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर अप किए गए हैं। साथ ही साथ SSC JEE 2023 के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी एप्लीकेशन। आप इसको जो है वो किसी भी फॉर्म में अपने मोबाइल पर एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। जस्ट गो एंड विजिट दी AEC प्लस एप्लीकेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।